Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेके, जो होगा एक्सरसाइज का। इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मेक श्योर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो ये है ब्यूटीफुल से चैप्टर का नाम अप्लाइड हिस्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। लेकिन बोर्ड में अगेन रीराइट करना होगा, जो ऑप्शन होगा उसको लेके लिखना होगा। डॉट डॉट अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन एक्सकवेशन इन द सिटी। जो सिटी था वो था उर। एक सेकेंड, दिल्ली, हरप्पा ये सब नहीं, उर के अंदर सबसे पहले का एक्सकवेशन, जो टाइम में बहुत, हरप्पा में भी बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पहला जो बहुत ओल्ड है वो है अपना उर। तो आंसर होगा उर। ये वापस से लिखिएगा और उर एंड में वापस से लिख दीजिएगा। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन, अब नेशनल बोला है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो वो कहां पे होगा हमारा? आंसर होगा न्यू दिल्ली। ओके, आर्काइव जहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, म्यूजियम में चीजें रखी जाती हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग। ये आया भी था, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल लिखा है, रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण उत्तर प्रदेश, एंड कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांसेस ऑफ द राजस्थान। तो ये रमन हो जाएगा, डांस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इट इज एक्चुअली डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल दोस जो इसमें उत्तराखंड में होता है। तो रॉन्ग पेयर इज रमन। ओके, डांस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, इसका करेक्ट आंसर नहीं लिखना आप लोगों को, सिर्फ रॉन्ग पेयर, लेकिन अदरवाइज लिखना चाहो तो उत्तराखंड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है? अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री हम लोग पढ़ाई करते हैं, लोगों को मिसनॉमर रहता है कि हिस्ट्री जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है, मार्क्स लाने के लिए होता है, ऐसा। तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है? पास्ट की जो पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में से हमको सीखने को बोलती है, चाहे वो लड़ाइयाँ हो, चाहे वो साइंस हो, शायद टेक्नोलॉजी, जो भी हम पढ़ रहे हैं सब हिस्ट्री है बच्चों एक तरफ से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गिर जाता है हम लोग को। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखना है? पास्ट को देखो, प्रेजेंट में लगाओ, फ्यूचर को सिक्योर करो। दिस इज ऑलवेज अप्लाइड हिस्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक हिस्ट्री, क्योंकि पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है बच्चों। When one subject is applied to different fields, conclusions are derived. It is known as application of that subject. अगर कोई भी मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसका सब्जेक्ट की हिस्ट्री लगाते हैं और उसका एप्लीकेशन निकालते हैं। हिस्ट्री देखो और उसका एप्लीकेशन निकालो, तो उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट। ऐसे ही हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री की हम लोग की पढ़ाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन निकाल दें। व्हेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री आर अप्लाइड टू दी अदर सब्जेक्ट्स, न्यू कंक्लूजन्स आर ऑब्टेन्ड। जब हिस्ट्री के जो हम लोग टॉपिक्स हैं, जैसे कि साइंस की हिस्ट्री का पहला इंसान कौन होगा जिसने साइंस के बारे में सोचा होगा, ग्रेविटी के बारे में सोचा होगा, ज्योग्राफी की हिस्ट्री किसने पहले प्लैनेट्स की खोज की होगी, ये सब सारी चीजें स्पेस में। तो ये सब जब पास्ट में जब हिस्ट्री लगा दिए दूसरे सब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री हो जाएगी अपनी। ओके, एंड दिस इज नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री, और इसी को पब्लिक हिस्ट्री भी बोलते हैं हम लोग। ओके, पीछे जाओ टाइम में। वी गेट इनसाइट ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट थ्रू हिस्ट्री। कोई भी, चाहे एप्पल गिरा न्यूटन के ऊपर, अब क्यों गिरा आप लोग को टेंशन हुआ कि हमको बोर्ड में पढ़ना पड़ता, लेकिन गिरा था तो वो हिस्ट्री थी ना, आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते हो। फिर इसी तरह से कैप्लस लॉ होता है, ये पास्ट का था, लेकिन आप लोग आज पढ़ रहे हो तो आपको लगता नहीं इस तरह से वो भी हिस्ट्री है। मजा आता है क्योंकि वो समझ सकते हैं हम लोग, वापस से चीजें हो सकती है, बस साइंस का यही फायदा है। अब हम लोग पानीपत की लड़ाई वापस से थोड़ी करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब जो हुआ था वो हो गया, हिस्ट्री की यही लिमिटेशन है। अदरवाइज हिस्ट्री भी क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में लगाओ पास्ट में, आप पास्ट की पढ़ाई कर रहे हो, प्रेजेंट में यूज करते हो। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री टू प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर अगर यही लगाएं तो क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री के अंदर नॉलेज का एप्लीकेशन, उसके थ्रू क्या होता है? हमको गाइडेंस मिलता है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में। अब गाइडेंस कैसे मिलता है? समझो कि अगर इसी तरह से अगर समझो कि हमारे पहले क्या मर्दों को भी दबाया जाता था, तो अगर मर्दों को दबाया जाता था उसका सोल्यूशन पास्ट में कुछ ना कुछ निकला होगा, तो औरतों को दबाया जाता जनरली बोलते हैं। तो वैसी सारी चीजें, तो हम लोग को गाइडेंस कहाँ से मिल जाता है? पास्ट में से। तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन किए नॉलेज का, नॉलेज जो हमको हिस्ट्री में से पढ़ के मिला था उसका एप्लीकेशन लगा दिए। कहाँ पे? हिस्ट्री में ही लगाए वापस से। क्या सॉल्व करने के लिए? आज की करंट प्रॉब्लम, कोई भी रिलीजियस में दिक्कत हो, कोई भी सोसाइटी में दिक्कत चालू हो, आराम से सोल्यूशन मिल जाता है अपने को। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए,
पंजाब में जो अभी अमृतपाल वाला केस चालू है, जो खालिस्तान को ऐसा कर रहे हैं, तो वो देखिए उसका सोल्यूशन पास्ट में था। सेम भिंडरे वाला काइंड ऑफ चीज हुई थी 84 में, तो हम लोग पास्ट से डिराइव करने के उस टाइम पे कैसे हैंडल किए थे, आज क्या करना हम लोग को, दैट ऑल गाइडेंस यू गेट सोल्यूशन, मोर बेटर सोल्यूशन। कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड इंक्लूड्स देम इन सोशल प्लानिंग। तो देख कंटेम्प्रेरी सोशल इशू मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब आज के, ये बुक की लाइन है दोस्तों, कंटेम्प्रेरी मतलब आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम चालू है उसके जो प्रॉब्लम्स हम लोग के सोल्यूशन चाहिए, और उसमें बाद में सोशल प्लानिंग की, लास्ट टाइम पे अगर हमारे पास सोसाइटी में इस तरह से करते थे तो उनके अंदर झगड़ा होता, तो हम लोग कैसे सोसाइटी को प्लान करें सो कि झगड़ा ना हो, तो वही हम लोग करेंगे किसमें, अप्लाइड हिस्ट्री में। देखो, कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स, यही मैंने बोला था। इसका मेन कोर एरिया क्या है, तो तीन चीजें आपने देख ली, एक तो सोल्यूशन फाइंड करना है, दूसरा चीज बच्चों हम लोग कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सोशल प्लानिंग की सोसाइटी अच्छी से हो जाए उसको प्लानिंग कैसे करें, एंड थर्ड आप अच्छा बेनिफिट इसका लिखना चाहोगे कि ये हम लोग को आज के पीपल के बेनिफिट के लिए तो काम ही कर रहा है, फ्यूचर के लिए भी काम करेगा। जैसे कि अगर देखो चीता की पोचिंग अलाउ कर दी, तो चीता हमने मालूम है चीता की एक्सेसिव पोचिंग, एक्सेसिव शिकार कर रहे थे लोग शौकियाना तौर पे, चीता खत्म हो गए। अब हमको ये क्या करना है, रोकना है, तो देखो हम लोग आइडिया है, नॉलेज लगाए उस चीज का, आज हम लोग बजा पाएंगे चीता को जो मोदी जी लाए हैं बाद में बाहर से अफ्रीकन कंट्री से, अब हम लोग फ्यूचर वाले भी चीता देख पाएंगे। अब आता है, एक सेकंड साइलेंट कर दें इसको, अदरवाइज ये टोन के लिए भी बच्चों कॉपीराइट आ जाता है। आर्काइव्स क्या होते हैं, सिंपल आर्काइव, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आर्काइव जहाँ पे बुकें रखी जाए, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑडियो ऑडियो वीडियो के डॉक्यूमेंट्स ऐसे सोर्सेज हैं वो रखे जाएं, सिंपल सी बात है। यही आर्काइव होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया आपने देखा न्यू दिल्ली के अंदर है। इसी तरह से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, चाहे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हो, भगत सिंह ने खुद से लिखी हो ऑटोबायोग्राफी हो, तो वो सारे किताबें, सारे बुक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखे, उसको बोलते हैं आर्काइव। मेनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म, देखो रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटाइज, ऑल आर केप्ट एट दीज प्लेसेस। ट्रीटीज क्या होती है, जैसे कि हम लोग को जब भी मराठा से वॉर करते थे, एंग्लो मराठा वॉर, तो कभी या एंग्लो हमारा जो था ये एंग्लो, फिर मैसूर वॉर, ऐसे बहुत सारे वॉर होते थे, तो ब्रिटिश वाले ट्रीटी करते थे कि अब हम लोग क्या है, जीत चुके या हार चुके थे, लो अभी हम लोग ट्रीटी साइन करते हैं कि अगली बार से ये नहीं करेंगे या ये करेंगे, ये इलाका आप रखो, ये इलाका हम रखेंगे, ऐसे समझौता कर लेते थे। तो वो सारी चीजें ओल्ड जो हमारे ये फिल्म्स भी है, क्यों, क्योंकि देखो वो पहले ऐसे कैसेट टाइप में आते थे, वो सब सारी चीजें, इसलिए बोला ऑडियो वीडियो सोर्सेज भी रखते हैं कभी कभी, तो डॉक्यूमेंट्स तो रखते हैं, ऑडियो वीडियो के ऐसे पुराने रिसोर्सेज भी हम लोग वहां पे रखे रहते हैं। वी गेट रेफरेंसेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ आर्काइव्स। अगर किसी को बहुत बोलते ना, हमारे बोलते थे जो हिस्टोरियंस थे, ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़ाई करो, जो हमारे वन रैंक के थे वो बोलते थे ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पता कैसे चलेगा बच्चा अगर मुझे पढ़ना चाहता है, आर्काइव समझाओ मिल जाएगा। देखो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए रहते हैं बच्चों। ओके, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज पॉसिबल, तो जैसे ऐसे समझो मैंने ईयर वाइज लगा के रखा है, तो मैंने 200 BC के पहले क्या डॉक्यूमेंट्स, उस टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये मैंने इधर रखा हुआ है, तो 200 BC में जो भी जिससे रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हो उनका डॉक्यूमेंट ऐसे बुक निकालो, ऐसे निकालने तो नहीं देंगे, उससे रिलेटेड एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहां पे जाके पढ़ लो। उस सारी चीजों को क्या कर दिया, कंप्यूटराइज भी कर देते हैं दोस्तों, देखो इंजीनियर लोग का भी जॉब है उसमें। वी कम टू नो अबाउट लैंग्वेज स्क्रिप्ट यूज्ड इन पर्टिकुलर पीरियड और एरा, तो मैंने देखा कि भाई उस टाइम पे लैंग्वेज क्या यूज करते थे, स्क्रिप्ट क्या, लैंग्वेज क्या होता है जो मैं बोलता हूँ, स्क्रिप्ट जो मैं लिखता हूँ, कैसे, जैसे हाय डियर, कैसे हो, कैसे हो, दिस इज लाइक व्हाइल आई एम स्पीकिंग, तो ये हमारा हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स्ड, जब मैं बोल रहा लैंग्वेज यही हो जाएगा। और जब मैं लिखूं तो उसको बोल देते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट पिक्चर्स की लिखते हैं ना, तो इसे याद रखना, स्क्रिप्ट जब लिखें तो हम लोग को वो जो राइटिंग हम लोग जो बोल फॉलो करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में मैंने लिखा है कैसे हो, ओके। तो ऐसे हम लोग उस टाइम के बारे में जाते हैं, ये देखो दिल्ली में है, इट इज लार्जेस्ट इन दी एशिया ऑल्सो दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा, इतना डॉक्यूमेंट इंडिया की इतने रिच स्टेट, सबसे रिच तो होना ही है इसके पास। एवरी स्टेट इन इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इट आर्काइव इंडिपेंडेंटली, तो एक पूरे कंट्री के लिए
हमारी इंडिया ने न्यू दिल्ली के अंदर और सारी जगहों पे भी किया है, लेकिन इसे स्टेट भी अपना रख सकते हैं। महाराष्ट्र को कर लगा कि हमारे जो पेशवास थे, हमारे होलकर्स थे, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज लोग के जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी रख सकते हैं अपने, तो सेंटर के लिए भी रख सकते हैं और स्टेट के लिए भी रख सकते हैं। ओके, पब्लिक हिस्ट्री अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था। पब्लिक हिस्ट्री जो हमने अप्लाइड हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट लिखे थे ना, वही पब्लिक हिस्ट्री। उसके लिए क्या, पर बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए होता है, हम के हमारी भलाई के लिए होता है दोस्तों। ओके चलो, देखो अप्लाइड हिस्ट्री आल्सो वन कैन मीनिंगफुल वेज इन देयर एवरीडे। हम हर दिन, जैसे अभी आप लोग जो कुछ लोग गीता का वो रखे रहते हैं स्लोगन अपने, या फिर कुरान का आयत जो अपने ऐसे रखे रहते हैं, ये पुरानी बुक है ना, पास्ट में कभी ना कभी जनरेट हुई थी। अब कैसे जनरेट हुई तो उसका सबका अपना अपना सिलसिला, याद वेदों के बारे में ज्ञान वैसा लाइन लिख के रहते हैं। तो देखो डेली लाइफ में मीनिंगफुल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, हम लोग को इस तरह से देखना होता है, फिर हमारी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है बच्चों। ओके, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, अगेन जो एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़े थे, विच इज यूजफुल इन फ्यूचर जनरेशन एंड कंटेम्प्रेरी बींग्स। तो कंटेम्प्रेरी बींग्स आज के लोगों के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल है। किसका, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री जब हो जाए तो वही। ओके, देखो कितने मजे से लोग घूम रहे देख रहे हैं। It is it is the implication of historical method in various fields such as in private corporation, government institution. Through the knowledge of history, one can find solution of country। ये तो हम लोग कर लिए कि हिस्ट्री का नॉलेज रहे तो बहुत सारे सोशल इश्यूज हम लोग आज के कंटेम्प्रेरी हम लोग जो प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो यूज है, एक अलग लाइन आपको ऐड करनी, इसलिए मैंने इसको वापस से बताया था, वो था हमारे को बहुत सारे फील्ड में लगाते कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन का क्या रोल था इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे चल रहे थे, आज कैसे चल रहे हैं। किधर भी लगा दो, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट में एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री लगा दो या उसका एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज लगा दो, आपको ये दो लाइन तो हमेशा लिखनी, क्या, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री और एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज इन एनी फील्ड। चाहे वो कोई भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, कोई भी, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम लोग को कोई भी एक टॉपिक पे ले लो, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैसे थे इंडिया में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे थे, क्या था उनका रोल, क्या पहले से बेनिफिट के लिए, जैसे ट्रेडर्स इंडिया, मालूम ही नहीं कि वो ट्रेड कम्युनिटी थी, वो जा जाके जगहों पे अपना व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, गुजरात से आते थे, कभी कभी हर एक जगहों पे एक एक दो दो महीने के लिए रुकते थे। ठीक है, चलो। ओ ओ अब यूनेस्को से रिलेटेड लिखना हम लोग को। देखो यूनेस्को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को देखो अभी आप लोग को दोस्तों सिंपल सा एक ध्यान रखना है, इसमें हम लोग को सारी चीजें कंजर्व की जा सकती है। नेचर की कोई समझो माउंटेन है, कोई नेशनल पार्क है, यूनेस्को उसको क्या बोलता है कि ये हमारा यूनेस्को साइट है, तो उसके लिए वो पैसा देता है। लोग सोचते हैं यूनेस्को साइट करने से होता है क्या, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो पैसा देती है, ये वर्ल्ड की इंस्टीट्यूट है, पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज को ये पैसा देती है, या तो सपोर्ट देती है या तो नॉलेज देती है, या तो बहुत अच्छे बंदे भेज देगी कि जो जानते हैं कि इसको कैसे प्रिजर्व करके रखे। तो नेशनल पार्क समझोगा, तो समझो हमारा नेशनल पार्क उसने बोल दिया कि ये भैया मानस नेशनल पार्क या मानस सेंचुरी, काजीरंगा टाइगर सेंचुरी, इसको बोल दिया कि ये यूनेस्को साइट है, ऐसे ही बोल दिया उसने। तो उसने अगर ये बोल दिया है तो उसके लिए पैसा भी देगी, या तो जो बंदे एक्सपर्ट होंगे वर्ल्ड वाइड या इंडिया के अंदर उनको कुछ पैसा सैलरी देगी, जाओ उसको अच्छे से करो, कैसे इसको बचाया जा सकता है। हेरिटेज क्या होता है, अब हेरिटेज जैसे कि हमको पिता से, हमारे बहुत ग्रैंड वालों से हमको प्रॉपर्टी मिली थी, मालूम है, जी हाँ, पप्पा से फिर हमारे पास आई, दादा से पप्पा, पप्पा से मेरे पास, उनके पहले उनके पप्पा मम्मी ने उनको दिया था। तो देखो कितने जनरेशन से ये ट्रांसफर हो रहा है, कितना पैसा है ना, मतलब मजेदार चीज है ना। हम लोग देखो एक घर में अच्छे 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 मकान में जिसके पास है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको हम लोग को हर्ट नहीं करना, जिनका घर भी नहीं है, तो उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये चीजों को उजागर करना चाहिए, सबके सामने लाना चाहिए। सो तो वो हम लोग के पास, जिसके पास है, कितना खुशी होता है ना। और वो जो हम लोग को नॉलेज मिलता है, हमारे अगर किसी के घर में गुरु थे, ऐसे लोग थे, तो कितना एंसेस्ट्रल नॉलेज, इसी को हेरिटेज बोलते हैं। लेकिन ये पूरी कंट्री के लिए होता है। जैसे योग है, अब योग जो है वो पूरा, अब इसको योगा बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है ब्रिटिशर्स हर चीज में आ लगा दे, अशोक को अशोका बोल दिए, बुद्ध को बुद्धा बोल दिए, ऐसे योग को योगा बोल देते हैं। तो योग एक्चुअल वर्ड है। तो ये योग देखो हमारे पास्ट वाले लोग करते थे, लेकिन वो कितनी चीज है हमारी जनरेशन में जनरेशन ट्रांसफर, आज हमारे लिए प्रॉपर्टी से कम नहीं है। वो पैसा भी देगी दोस्तों, पैसा भी कमा, कितने लोग जॉब भी कर रहे हैं, कितने लोग इंस्टीट्यूट भी खोले हैं, कितने लोग अपना पैसा बचा भी रहे हैं योगा करके करके देखो हेल्थ ठीक रख रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ रहा है, एकदम बढ़िया जिंदगी, तो कितना पैसा कमा सकते हैं। तो यही जो पास वाले लोगों ने, किंगडम ने, किसी ने भी हम लोग को, आज के लोगों को बेनिफिट के लिए दिया है,
उसको बोलते हैं हेरिटेज। अब उन लोगों ने हमको दिया, हमको ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए भी देना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर आपको हेरिटेज भी हो जाता है। यूनेस्को क्या काम करती है, ऐसे वाले कल्चर जैसे योग भी उसके लिए क्या है, हेरिटेज है। जी हाँ, यूनेस्को उसको भी बोलती है, तो उसको प्रिजर्व करना, उसका प्रमोशन कराना, सब काम यूनेस्को करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फुल फॉर्म के यूनाइटेड नेशन, देखो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, तो एजुकेशनल ई से एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो तीन चीजें। एजुकेशन, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछे थे, एजुकेशनल, फिर से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में स्पेसिफाइड सम डायरेक्टिव्स फॉर एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रमोशन, तो यही जो वर्ड यहाँ पे थे उनके प्रमोशन के लिए इसको यूज कर लेते हैं। On the basis of these directives, many sites and traditions are chosen as the World Heritage Site and Natural Heritage. कल्चरल मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन ने बनाया। नेचुरल मतलब क्या, जो नेचर ने बनाया। जैसे कि आप ले लो ताजमहल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये ह्यूमंस ने बनाया ना, तो ये कल्चरल हो जाएगा। अब ये डांस पर ये भरतनाट्यम काइंड ऑफ जो डांस है या कोई भी डांस है, ये किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। लेकिन ये दिखता नहीं है, जब तक मैं अगर ना करूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं भरतनाट्यम कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना हम लोग को, मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखो जो चीजें, तो इसी में कल्चरल मतलब जो ह्यूमन है, चाहे वो विजिबल हो जिसको बोलेंगे टैंजिबल, या इनविजिबल हो जो ना दिखे, जैसे डांस फॉर्म, गाना, जब तक मैं गाऊंगा नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। ये दोनों कल्चरल है। कौन कौन से, विजिबल नॉन विजिबल, उसी को बोलते हैं टैंजिबल नॉन टैंजिबल। टैंजिबल दिखता है, नॉन टैंजिबल नहीं दिखता है। तो टैंजिबल में एग्जांपल आएगा हमारे ताजमहल का, सीएसटीएम का मतलब दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसएमटी का, ये सब साइज दिखते हैं। क्या नहीं दिखता, योगा, डांस फॉर्म, सॉन्ग्स, ये सब नहीं, तो ये भी है। तो ये कल्चरल के दो पार्ट हुए। ऐसे ही नेचर ने भी कुछ बनाया, तो नेचर सिंपल है, नेचर के कोई भी आप लोग नेशनल पार्क डाल देना, मानस और काजीरंगा फेमस है। ओ ओ, रुका तो नहीं, हाँ मेरे पैर से लग गया। देखो यहाँ पे 40 साइट्स ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो यहाँ पे ये सब एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में, हम्पी कर्नाटका में, हुमायूं टोम दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार दिल्ली, इसी को कभी कभी हम लोग लिखते हैं मेहरौली, ताजमहल इन आगरा, ये सब कल्चरल साइट है। ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, टैंजिबल ह्यूमन। अब यूनेस्को देखो यही सब बोल रहा था, ये सब एंजॉय द बेनिफिट्स, लर्न फ्रॉम द लेगेसी ऑफ द पास्ट, ये सब सारी चीजें यूनेस्को हेल्प करता है जानने के लिए। ओके, सेफ गार्डिंग द हेरिटेज, एंड ये इंडिया का है लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे योग इंडिया में डिस्कवर होता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, पूरा वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं, पूरे बोलते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज पावरफुल मीन्स फॉर प्रोमोटिंग पीस, यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स पीपल अराउंड शेयर्ड वैल्यूज। तो देखो शेयर्ड वैल्यूज कैसे, योग की वैल्यू सबके अंदर ना, तो शेयर्ड वैल्यू है, सब लोग ऐसा ही बनना चाहते हैं, तो यूनाइट कर रहा है। वो लोग हमसे सीखने आएंगे, हम कुछ उनसे सीखेंगे, तो ये यूनाइट कर रहा है शेयर्ड वैल्यूज को, और लोगों को क्या कर रहा है, पीस, शांति, ओम गच्छामि, तो अच्छा सारा शांति प्रोवाइड करता है, और लोगों के बेनिफिट के लिए ये अच्छा काम कर रहा है। कौन, यूनेस्को। फाइंड आउट वर्ल्ड कल्चरल, देखो ध्यान से, हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम। कल्चरल साइट्स मतलब सिंपल जो ह्यूमन ने बनाया हो। अब देखो अजंता केव्स, सबका मैंने इमेज डाल के रखा है, एलोरा केव्स देखो, ठीक है, अजंता एलोरा साथ में, एलिफेंटा केव्स, तो अजंता एलोरा एलिफेंटा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ओके, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस भी बोला था, लेकिन अब ये सीएस हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। वेस्टर्न घाट, अब देखो ये लेकिन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये नेचुरल होना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन याद कर लो, खास प्लेटू इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा में, ये नेचुरल में, इसमें इसमें मत डालना इसको। चल, ये एग्जाम्पल ऐसे ही ध्यान रखने के लिए, नेचुरल वाले नेचर ने बनाए हो। अब ये क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। टैंजिबल जो दिखता है, इनटैंजिबल जो नहीं दिखता, थोड़ी देर पहले कल्चर मतलब ह्यूमन ने बनाया हुआ, तो इसका हम लोग को भरना है। टैंजिबल में आप लोग कोई भी सारे चीजें लिख सकते हैं। देखो एंशियंट बिल्डिंग्स होंगे, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब खुद के हाथों से लिखी गई बुक। कल्चर्स मतलब छोटे छोटे 3D डिजाइन, जैसे कि कोई भी मूर्ति ले लो आप, वो सब। एंड पेंटिंग, ये भी पेंटिंग भी इंटेंजिबल दिखता है ना। अब इनटेंजिबल जो ना दिखे, देखो ओरल ट्रेडिशन, नॉलेज ट्रेडिशन, जैसे कि हल्दी के बारे में नॉलेज दादी अम्मा ही जानती हैं। सोशल कस्टम, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ट्रेडिशनल स्किल, स्किल जो बोलते हैं ना, कि कुछ ही लोग अभी हम लोग को रियल में वो कालीन बना पाते हैं, कुछ ही लोग हैं जो बनारसी साड़ी बना पाते हैं, अदरवाइज चाइना तो पूरा मशीन से बना के, तो वो आर्टिस्ट का स्किल भी है, तो इसलिए स्किल का नाम भी है कस्टम स्किल ट्रेडिशन सर्टेन ग्रुप्स एंड सर्टेन कस्टम्स। तो ये सब इंटेंजिबल दिखते नहीं है।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिवीजन। इट इज एसेंशियल टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री भी होनी चाहिए ना, जैसे पास्ट में आप लोगों को पता है आज हमारे पास एवरीथिंग हैज बीन टेकन ओवर बाय द मशीन्स। कार भी मशीन्स बना देते हैं, हम लोग भी मशीन्स के थ्रू ही चल रहे हैं। जैसे मोबाइल हम लोग को बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस कर चुकी है बच्चों। तो मशीन्स तो पहले, लेकिन सिंपल वाली टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? जैसे कि बोलता है एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड एज दी टेक्नोलॉजी। जो हमारा काम कम करे उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पहले देखो शिकार करने के लिए पहले इंसान जाता था, पहले खुद ही लड़ता था और जानवर से ऐसे मुक्के मारता था, फिर मारता था, फिर से क्या होती थी, इंसान की भी जान जाती थी, बहुत पहले की बात। तो क्या हमने किया, बो एंड एरो बनाया। फ्लिंच माने पत्थर के इतने बड़े टुकड़े को ऐसे जमीन पे तोड़ते थे, ऐसे ऐसे करके कई बार फेंकते तो इतना छोटा सा शार्प हम लोग को मिलता था, ये स्टोन का एक पीस मिलता था। उसको एक लकड़ी में टाई अराउंड करते थे, उससे बो बना, मतलब उससे एरो बनाते थे, फिर लकड़ी से बो बनाते थे, जुबक करके मारते थे हम लोग। तो देखो लंबे से ही हो गया, तो वो मर भी जाता था, मतलब जब हम लोग हंटर एंड गैदरर्स थे। तो इस तरह से सिंपल टेक्नोलॉजी, फायर कितनी सिंपल है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो गई, तो टेक्नोलॉजी का सफर समझना बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से हम लोग सोच पाते हैं कि आगे क्या रोबोट्स इंडिया इंडिया बोल रहा है वर्ल्ड को टेक ओवर कर जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमसे भी ज्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे। जैसे हम लोग पिक्चरों में देखा था कि रोबोट्स धड़ 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 ह्यूमंस को मार रहे थे, ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स की फाइट हो जाएगी, क्या ऐसा होगा? मजेदार चीज है ये, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री जानते हैं तभी हम लोग कोई ना कोई चीज समझ पाते हैं। देखो फॉलोइंग आर द रीजन, देखो it helps you understand the changes that happened in the field of agricultural production and commodity production। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब पहले क्या था, हम लोग प्लॉइंग भी नहीं करते थे, सॉइल इतनी फर्टाइल थी, अपने आप सीड गिरता था, हमारे जो थे प्लांट्स थे ग्रो हो जाते थे और हम लोग को राइस वीट मिल जाता था। आज के जमाने में क्या कर, मतलब थोड़े आगे बढ़े वो लोग, तो क्या कर रहे थे वो लोग, थोड़ा सा प्लॉइंग, प्लॉइंग क्या होता है, जमीन को ढीला करते ना, जैसे बोलते ना जो बैलगाड़ी के थ्रू आपने देखा है, बैल के थ्रू करते, दैट इज बफेलो, या काव, हम लोग ऑक्स के थ्रू जो खेती में करते रहते हैं। तो पहले फिर इंसान खुद से ऐसे करता था, ओके, उसको पीछे लगा लेता था प्लॉ को और ऐसे खींचता रहता था। फिर बोले अरे ये ऑक्स किस दिन काम में आएगा, इसको इतने दिन से खिला पिला रहे। फिर इसको लगाया, फिर बोले अरे अभी भी स्लो है, फिर हमने ट्रैक्टर्स लाए, मशीन्स लाए। अभी अभी तो यूएस में तो उससे बड़ा ट्रैक्टर का बड़ा वाला वर्जन बोलते हैं ना, महा ट्रैक्टर आ चुका है उनके पास। तो देखो टेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ है ये समझना है तो हम लोग को। दूसरी चीज, कमोडिटी का प्रयोग, कोई सामान, तो पहले कोई सामान कैसे बनता था, घर में बनाते, जैसे कि अगर समझो दूध निकालना है, तो पहले एक गाय भैंस रखते थे, उसी का दूध दादी अम्मा या आदमी निकालते थे, उसको प्रोटेक्ट करके बहुत सारे चीज पनीर, इस तरह से आपके दूध, आपकी दही, बहुत सारी चीजें बनाते थे। अब देखो क्या होता है, पूरा मशीन्स आ चुकी हैं, ऐसे बोलते हैं ना हजारों गायों या बफेलोज का जो मिल के अपने आप निकल, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले वैसे हम लोग को दूध को निकालना पड़ता था, अब कुछ जरूरत नहीं, मशीन्स निकालते हैं, मशीन्स, और उनका ट्रांसपोर्ट भी होता है बहुत बड़े स्केल पे हो जाता है, हर चीज का स्केल बड़ा हो गया। तो देखो अगर ये सब हिस्ट्री अगर नहीं पता रहती मुझे, तो क्या मैं आपको बता पाता? तो हिस्ट्री, इनका पास्ट टेक्नोलॉजी का जानना बहुत जरूरी, अगर हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जानना है और कमोडिटी का प्रोडक्शन ओवर द ईयर चेंज कैसे हुआ, क्या ट्रांजिशंस मारे उसने। ये भी ट्रांजिशन मार रहा है। द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो देखो ये सब पिछली हिस्ट्री जान जान के पढ़ाई करते करते किसी ने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई, किसी ने एक और टेक्नोलॉजी बनाई थी, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिलके आज देखो हर एक चीज जो हो चुकी है। अब देखो हम लोग कैसे करते हैं, रोबोटिक आर्म्स होते हैं, ऐसे उठाते हैं इसको, इसके ऊपर रखते हैं, फिर ये रर करके टायर फिट करता है। तो ये ह्यूमन की एक्टिविटी से रिलेटेड ना, ह्यूमन पहले मशीन से करता था, तो वो सब काम हमने मशीनी मैकेनिक आर्म से कर दिया। हर एक चीज का मैकेनाइजेशन, अब मशीन से सारी चीजें बनती हैं। तो ये सब सारी चीजें क्यों, क्योंकि वो लोग को नॉलेज था हिस्ट्री का, किस चीज की हिस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का बच्चों। टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट हैपेंड इन मैकेनाइजेशन, तो ये मैकेनाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, कितना कौन सी चीज सबसे पहले मैकेनाइज्ड हुई थी और कौन सी लास्ट हुई। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस क्या होती है, पढ़ाई होती है, जब पढ़ाई को आप लोग रियल लाइफ में लाओ दैट इज टेक्नोलॉजी, तो इनके बीच में रिलेशन। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टू कम अप विद साइंटिफिक डिस्कवरीज। अगर देखो अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो क्या मैं, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो अगला साइंस पढ़ पाता, जैसे कि क्या वहां पे ग्रेविटेशनल वेव है, क्या यहाँ पे ब्लैक होल है, कहीं कोई दूसरा यूनिवर्स है क्या, तो हम यहाँ से रेज भेजते हैं, वो रेज वापस आती है तो कितने दिनों में कितना दूर है, ये सब कर पाते हैं सोचो।
तो टेक्नोलॉजी के बाद अगर ना टेक्नोलॉजी होता तो हम अगला साइंस भी नहीं पढ़ पाते, फिर अगला साइंस पढ़े तो और अच्छी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले साइंस टेक्नोलॉजी ऐसे पूरा लगा है। अब मुर्गी आई पहले कि अंडा, ये सीन है, तो पहले टेक्नोलॉजी आई कि पहले साइंस आया, अब ये भी सीन है। ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। देखो स्टोन एज से लेके मॉडर्न मैन तक, मॉडर्न वर्ल्ड तक कहाँ कहाँ क्या क्या हुए, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीज आ जाती है, मजा ही आ जाता है। हम्म। कि भाई अचानक से यूनेस्को कहाँ से आ गया? चलो वो यूनेस्को का बचा हुआ आंसर था जो मैंने आप लोग को बता दिया था। ये सब सारी चीजें, देखो ये एग्जांपल भी हमने किया था और ये मैं आप लोग को बता दिया था, यूनेस्को वाला स्लाइड है, ये यहाँ पे आ गया है। और दूसरा लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, तो इसमें देखो हम लोग फिर से कल्चरल में दो होंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल जो दिखता है, इंटेंजिबल जो ना दिखे, तो इंटेंजिबल इंटेंजिबल का दिखा था। ऐसे नेचुरल वाले भी होते हैं जो नेचर ने बनाया, तो उसके अंदर नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। ओके, राइट, elaborate the answer, how is method of history useful in research of science? अब अगेन साइंस जानने के लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। फॉलोइंग वेज to understand the chronology of scientific invention and their related theories। तो पहली चीज क्या बोला, पॉइंट मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि देखो ये तो मैं चैप्टर में बताया हूं, लेकिन मेरा काम क्या आप लोग को एक बार आंसर्स के थ्रू भी मतलब ये पूरा एक बार बोलते हैं ना, आप लोग गो थ्रू कर लो, समझ में आए वर्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझ में आओ। तो पहला टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप, वो वाला ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड देयर रिलेटेड थियरीज। तो देखो ये साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो कौन सी थियरी थी, कौन सी रिलेटेड थियरी थी जिसकी वजह से ये इन्वेंशन हुआ? क्या एक थी या बहुत सारी? तो बहुत सारी होती हैं दोस्तों कोई भी चीज समझने के लिए, तो रिलेटेड थियरीज। अब इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, क्रोनोलॉजी मतलब टाइम, कौन सा टाइम फॉलो किए थे, मतलब कौन से पीरियड में हुआ था, मतलब और कौन सी टेक्नोलॉजी पहले आई थी। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस आए, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस आए, ऐसे बहुत सारी थियरीज थी। तो इनकी क्रोनोलॉजी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, पहले कौन सा वाला डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद क्या डिस्कवर हुआ, फिर कहाँ कहाँ किस में क्या एप्लीकेशन लगा, वो समझने के लिए। सो क्या इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ किसका, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड देयर रिलेटेड थियरीज, ये समझने में बहुत हेल्प करता है हम लोग को साइंस की हिस्ट्री। टू अंडरस्टैंड द कॉजेज दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ सच थियरीज, तो ऐसी चीजें इन्वेंट ही क्यों हुई। चलो थियरीज तो बहुत सारे, अभी भी थियरीज बहुत सारी है, तो हर एक दिन नई नई चीज इन्वेंट होती है, तो रीजंस क्या रहते हैं, तो कॉजेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग ये सब डाई देख रहे हो, ये नेचुरल डाई से नहीं बना, ये सब सिंथेटिक डाई से बना। और सिंथेटिक डाई कैसे बना था, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि देखो ये सिंथेटिक डाई, एक बार एक जर्मन का कोई ये था, रिसर्चर था, कोई रिसर्चर था, जर्मनी का नहीं था, जर्मनी ने फर्स्ट डाई बनाया था, तो वो क्या लैब में अपने केमिकल मिल में मिला रहा था, कोई रिसर्च कर रहा था। तो उसने क्या किया, एक केमिकल गिर गया था उसके यहाँ पे, करते करते गिर गया था, एप्रॉन पे उसने निकाल के फिर उस पर रख दिया। अगले दिन आया तो देख रहा है उस पर कलर लगा, तो गया धोने, एप्रॉन जो उसने ये कपड़ा निकाल के रखा था जो व्हाइट कलर का था, धोया, बोलता धुला ही नहीं, 4-5 बार धुला, धोया नहीं, बोलता अरे वाह अरे वाह वाह, ये तो मैंने डाई खोज दिया, ये कलर खोज दिया। अदरवाइज नेचुरल कलर क्या होता है, हल्दी वल्दी का धीरे धीरे टाइम के साथ वो जाता रहता है, ये गया ही नहीं। अब देखो तो रीजन क्या था, व्हाट वाज द कॉज दैट लेड टू दैट इन्वेंशन, तो कॉज मालूम पड़ा कि उसने जो केमिकल मिलाया था वो कुछ तो गड़बड़ की। अब वो केमिकल क्या क्या था उसने पता क्या, उसको अलग अलग मिक्स करता गया, मालूम पड़ गया उसने फर्स्ट वर्ल्ड की नेचुरल डाई बनाई, अरे नेचुरल, अरे फर्स्ट सिंथेटिक डाई बनाई जिसका कलर था इंडिगो। जर्मनी की बायर कंपनी ने बनाया था। इंडिया में भी है बायर, गुजरात वापी में है। ओके, सो ये देखो, तो ये सब पॉइंट वो मेरी स्टोरी में फिट हो जाते हैं। Many discovery happened because of fact human beings were aware of the scientific phenomena। बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि साइंटिफिक चीजों के बारे में जानता था कि ऐसे रोटेट होते रहते हैं, दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है, ये सब क्यों बता पाए सब लोग, ये वो लोग इसीलिए बता पाए क्योंकि बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी जानते थे कि ये हो रहा है, सन जो है सन सेंटर में या हमारा अर्थ सेंटर में, ये सब चीजें सॉर्ट आउट कर लिए थे, तो उनको वो सब सारी चीजें पता थी जो भी जनरेशन आ रही थी। और इसके वजह से वो लोग क्या कर पाए, बहुत सारी डिस्कवरी भी कर पाए कि अरे अर्थ ही अकेला नहीं है, अर्थ के आजू बाजू में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब आर्ट्स, अब इसमें क्या होता है, हम लोग को जैसे साइंस का बताया वैसे आर्ट्स का भी बताना है, रिसर्च बहुत जरूरी है।
अब आर्ट्स, कई लोग हमारे बच्चे क्या समझते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट अलग होता है, ये आर्ट्स आप लोग अलग समझते हो। आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट पसंद हो वो पढ़ना होता है। और ये वाले आर्ट्स कौन से हैं, ये जो ह्यूमन की क्रिएशन होती है, इंटरनल ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, दीज आर्ट्स। ओके, ये समझना बहुत जरूरी होता है। आर्ट्स सब्जेक्ट अलग है जो आप लोग 11th में लेने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। To have the knowledge of different forms of arts through the study of styles and expression, and to understand it on the basis of intellectual, emotional and cultural tradition। तो देखो तीन पार्ट में बांटता हूँ इसको। पहला क्या, different forms of arts through study of styles and the expression, and to understand, तो ये पहला पॉइंट, and to understand the basis of intellectual, emotional and cultural tradition। तो यहाँ पे पहला, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो दो ही पार्ट है, चलो। टू डिफरेंट डिफरेंट टू हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ये पहला मैं बोलना चाहता था। और ये इसके बाद वाले पॉइंट दूसरा, थ्रू द स्टडी ऑफ स्टाइल्स। आप देखो डिफरेंट फॉर्म्स, अब जैसे कि हमारा मैं लेता हूँ भरतनाट्यम और उनका हिप हॉप, हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। तो ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। एक डांस फॉर्म में एकदम ऐसा रहता है, धनन दधन एकदम रूल्स होते हैं, वहीं पे हिप हॉप में नो रूल्स। तो डिफरेंट आर्ट हम लोग फॉर्म समझ रहे हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डांस, इंडिया का भरतनाट्यम और फॉरेन का हिप हॉप, जो हर जगह अब सब लोग करते हैं, लेकिन समझो बात को, समझो। नॉलेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट थ्रू, कैसे समझते हैं, स्टाइल्स एंड द एक्सप्रेशन। स्टाइल एंड एक्सप्रेशन, उनकी स्टाइल क्या है, जो रैंडमली कर दी ऐसे 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 करके, वो स्टाइल। एंड एक्सप्रेशन, हमारे हमारे उसमें भरतनाट्यम एक्सप्रेशन, समझ गए। तो अंडरस्टैंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स थ्रू देयर स्टाइल एंड एक्सप्रेशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ मतलब ये क्यों अलग अलग है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कस्टम ट्रेडिशन। क्या इनका दिमाग कैसा था कि वो लोग ने ये वाला डांस फॉर्म लेके आया और हमारे वालों ने ऐसा वाला लेके आया, कस्टम कैसे थे उसके सराउंडिंग में, क्या रूल्स थे जो जिसके जो डांस इवॉल्व हुआ, और इमोशन क्या है उसके अंदर। तो ये तीन देखो कितना टफ पॉइंट है, बुक में भी ऐसा ना मैंने इजी कर दिया। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डांस फॉर्म्स, टू अंडरस्टैंड, टू हैव द डिफरेंट डांस थ्रू द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, स्टाइल्स एंड ट्रेडिशन। ठीक है, स्टाइल्स एंड देयर एक्सप्रेशन, स्टाइल्स एंड एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन करते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड इट ऑन द बेसिस ऑफ तीन चीजें, इंटेलेक्चुअल, इमोशन एंड देयर कस्टम ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन। द नॉलेज ऑफ कल्चरल हिस्ट्री विल ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ एनी आर्ट फॉर्म। अगर हम लोग देखें कल्चरल ट्रेडिशन, यहाँ पे हमने बोला था ना इंपॉर्टेंट होता है। यूएस का कल्चर अलग है हमसे, हमारा कल्चर अलग है। तो हम लोग समझ पाते हैं कि हमारे आर्टिस्ट क्यों अलग है। हमारे यहाँ पे एकदम इमोशन ऐसे आंखों से है, क्योंकि हम लोग सटल एक्सप्रेशन देते हैं, वो ऐसे करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे कोई भी डांस फॉर्म नहीं होता है जिसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, हम लोग में सब ऐसे ही देते रहते, आंखों से ऐसे करके रहते हैं। तो कल्चर का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी। कल्चर, हर एक जगह कल्चर का हिस्ट्री जान जाओगे तो आप लोग क्या समझ पा जाते हो, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ आर्टिस्ट, इंडिया के आर्टिस्ट और फॉरेन के आर्टिस्ट, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनी डांस फॉर्म या एनी आर्ट फॉर्म बोलना चाहिए, मैं डांस का एग्जांपल है, सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड। तो कल्चर की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, आपको लगता है कि सर मैनेजमेंट मतलब एमबीए, हर एक चीज मैनेज कर। आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट तो ये है, लेकिन उसके साथ उसको और एक पावर देती है कि जगह पे वो नया रूल बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। नया रूल नहीं बना सकता, जो चाहे उसको थोड़ा फ्रीडम दे के रखते हैं। मैनेजमेंट हर जगह, हमारे पीएम क्या कर रहे हैं, कंट्री को मैनेज कर रहे हैं। हमारे सीएम क्या कर रहे हैं, कंट्री को मैनेज कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारी लाइफ को एक अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। सब लोग देखो तो मैनेज ही कर रहे हैं। जी हाँ, आप बोलोगे सर क्या ज्ञान दिए, जी हाँ बच्चों, यही ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे कैसे देखो, टू अंडरस्टैंड, और जो मैनेजर की पोस्ट बोलते हैं, जो वर्कर्स को और बॉस के बीच में जो होता है, बॉस की बातें सुनता है, वर्कर्स तक पहुंचाता है, वर्कर्स की बात सुनता है, बॉस तक पहुंचाता है, बॉस के कुछ गुस्से वो वर्कर तक नहीं पहुंचाता, वर्कर का गुस्सा कुछ बॉस तक नहीं पहुंचाता, बैलेंस करके चलता है, वो वाला भी मैनेजर होता है। मैनेज बहुत जगह होता है, शादी भी मैनेज होती है, रिलेशन भी मैनेज होता है। दो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दोस थिंग बट स्टिल आई कैन गाइड यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो इसमें अभी पांच चीजें, पांच चीजें आप लोग चेप देना। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एमओपी,
ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब हम लोग कैसे थे, दिमाग से और स्किल से। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे था, मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो ये 5 चीजें आप लोग को, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किसका, अगर हमको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कि कौन कौन से तरीके से कोई भी सामान बनता था, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानना है कि पास्ट में कैसे थे, ये दूसरा चीज। फिर यहाँ से प्रोडक्शन के नीचे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लिख दें, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कौन से प्रोसेसेस थे। एंड उसके बाद मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। अगर हम लोग को ये बहुत सारी चीजें करनी है तो हम लोग को मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है टू अंडरस्टैंड दी, तो ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड टेम्परामेंट ऑफ पीपल वर्किंग इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन द मार्केट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखो यहाँ पे क्या, पीपल वर्किंग, हाँ, पीपल वर्किंग इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन द मार्केट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये अगर मैनेजर नहीं, जैसे बोला बॉस का गुस्सा अगर पूरा ट्रांसफर कर दिया तो वर्कर काम नहीं करेगा, वर्कर का गुस्सा पूरा बॉस पे कर दिया तो बॉस सबको निकाल देगा। तो ये सब सारी चीजें रहती है। तो एक हेल्दी सिस्टम बना के रखने के लिए प्रोडक्शन का, या फिर कोई भी चीज़ चलने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम लोग को मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और आप लोग मैनेजमेंट भी जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारे पास्ट के जो मैनेजर्स थे, मतलब जो अच्छे वाले थे, वो क्या करते थे, उनका क्या थियरी था, उनका कहना क्या था, इंडियन मार्केट कैसे अलग है, इंडियन मार्केट में क्या फॉलो, यही सब फॉलो करते हैं। आप देखोगे, आप एमबीए करोगे, यही सब सारी चीज़ें पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे पढ़े मैनेजमेंट की, टू गेन नॉलेज ऑफ, देखो, social and economic institution that supports the management of these chains of production, the process of management becomes easy with the knowledge of management। ये सच में एमबीए करके आप लोग यही सही सारी चीज़ जानते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर एक समझो कि कोई है, मैं खोलना चाह रहा हूँ, कोई एक ब्राह्मण गांव है, मैं वहाँ पे चिकन की शॉप खोलना चाह रहा हूँ। अब मैं चिकन की शॉप खोलना चाह रहा हूँ तो मेरा धंधा चलेगा क्या, तो पहली बात तो गलत है। अब चलो, मैं एक जगह और खोल रहा हूँ, धंधा खोल रहा हूँ, सेम ब्राह्मणी है, अब मैं वहाँ पे राइस बेच रहा हूँ। अब राइस बेच रहा हूँ तो सबसे बड़े वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, मेरे को वहाँ के कस्टम्स नहीं पता है, मेरा धंधा चलेगा क्या, क्योंकि मेरे से ज़्यादा, मेरे से ऐसा कोई और भी होगा जो उनका लैंग्वेज जानता होगा, जो उनका कल्चर जानता होगा, उनके ट्रेडिशन जानता होगा, तो मेरे से अच्छा धंधा कर पाएगा। ओके, चलो, अगर कोई एक बंदा था जो नॉलेज नहीं जानता, जो लैंग्वेज नहीं जानता वहाँ का, लेकिन फिर भी वहाँ पे धंधा कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसने लोगों को मैनेज किया, उसने ऐसे लोगों को जॉब पे लगा जो वहाँ का बारे में जानते थे, जो बहुत अच्छे सेल्स वाले थे। ये सब जानने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ, जो बोलते हैं ना, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ये लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, टू गेन नॉलेज ऑफ सोशल एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ दीज चेन्स ऑफ प्रोडक्शन। चेन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि हर एक चीज़, जैसे कि पहले होता है हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसका हम लोग मार्केट में, मार्केट प्लेस पे लेके जाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। तो ये सब लिंक्ड है, इसको चेन ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। ये सब सारी चीज़ों को चेन ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। फिर उसके बाद होलसेलर लेता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर क्या कर देता है, कस्टमर को, फाइनल यही है कस्टमर। तो ये चेन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर किसी को, अगर ये कोई सोसाइटी में ये सामान कब बिकेगा, वहाँ की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और सब, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो उसको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, दैट सपोर्ट्स दी मैनेजमेंट ऑफ दीज चेन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर ये कैसे मैनेज किया जाए हर एक जगह पे एकदम, जैसे कि समझो हम लोग बोलते हैं अगर साउथ में जाना है तो वहाँ पे एक अलग काइंड ऑफ ट्रेडिशन कल्चर है, नॉर्थ में अलग ट्रेडिशन और कल्चर है, तो वो कैसे सीखें। तो वो बोलने का मतलब वो सपोर्ट से बोल रहा है, सपोर्ट दैट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, क्या, टू गेन नॉलेज ऑफ सोशल एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इनके बारे में हम लोग को क्या करना है, तो कहीं पढ़ाई करते रहेंगे इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे वहाँ के सोशल ट्रेडिशन एंड इकोनॉमिक इनके बारे में बताते होंगे इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम लोग इसके थ्रू चेन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। हाउ कैन ये कोरिलेट अप्लाई, चलो ये तो हम लोग कर लिए। ओके, विथ आवर प्रेजेंट, ये सब सारी चीजें देखो, एंसेस्टर विच कनेक्ट्स टू आवर हेरिटेज, देखो कल्चर ग्लोरी, ये सब हमने बोला था, पास्ट वाले देखे गए, प्रॉपर्टी देखे गए, वी डेवलप द क्यूरियोसिटी टू सर्च एंड लाइफस्टाइल एंड फील कनेक्टेड टू देम। तो ये हम लोग जब इतने बारे में, जैसे आपको थोड़ा बताया कि वो हमको देखे गए थे, तो आप सोचते हो कि हम लोग को थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहिए, वी फील कनेक्टेड, और उनसे इमोशन अटैच हो जाता है। एंड देन दिस इज अ हेरिटेज कल्चरल दैट वी नीड टू प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करना है, ये भी पता चल रहा है कि जैसे कि हमको एक उनके बारे में क्यूरियोसिटी, तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, और आगे वाली जनरेशन, जैसे उन्होंने हमको दिया था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि अरे हमको अपनी अगली जनरेशन के लिए भी रखना है।
अप्लाइड हिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट विच हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। और ये बंदा जब समझ जाता है तो क्या करता है, वो पास्ट के बारे में रिस्पेक्ट भी रखता है और फ्यूचर के लिए देना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखता है। तो यही बंदे लोग रहते हैं जो प्रिजर्व और कंजर्व करते हैं कल्चर को, चाहे नेचुरल हो और या तो ह्यूमन वाली हो। तो हिस्ट्री दैट विल बी अवेलेबल फॉर द पीपल एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम आगे वाली के लिए भी जगह प्रिजर्व नहीं किया मालूम पड़ा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है नालंदा में हमारे बुकें थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक थी वो जला दी गई थी, थोड़े ही पार्ट हमको अवेलेबल है, उसी के ऊपर कौटिल्य का पूरा ज्ञान दिया जाता है सोसाइटी में। पूरी बुक रही होती तो कितना ज़्यादा अच्छा रहा होता। लेकिन प्रिजर्व कंजर्व जितने भी थे हमारे इंडिया ने एफर्ट लिया, उसको पास्ट का था, प्रिजर्व कंजर्व किया, तो देखो आज हमारी जनरेशन उनके बारे में जानती है और फ्यूचर में भी जानेगी। कितना अच्छा तो अगर पूरी डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो वही इसलिए जितना मिलता है उसको प्रिजर्व एंड कंजर्व करना है, हम लोग को ये समझते जाता है। दिस इंटर्न लीड्स टू हेरिटेज मैनेजमेंट विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी पास्ट का हेरिटेज मिला उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब उसके वजह से हम लोग को कुछ लोग को जॉब पे रखना होगा, इंजीनियर को जो अच्छे से बस संभाल के रखे, टीचर्स को, हिस्टोरियंस को, सबको जॉब पे रखना होगा जो ये सबको मैनेज करे, तो देखो जॉब भी मिलता है। तो दस थ्रू दिस सब्जेक्ट वी कैन गेन नॉलेज ऑफ आवर प्रेजेंट कल्चर थ्रू द हिस्ट्री ऑफ पास्ट। और यही लोग होते हैं जो आज हमारी क्या आदतें गलत है, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, ये सब बताते हैं, क्योंकि पास्ट की वजह से वो लोग नॉलेज लेके आ पाते हैं। सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये आप लोग का इंसाइक्लोपीडिया चैप्टर में भी सेम चीज रहेगा। ये हम लोग वहां से 10 सॉल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ओके, डूज एंड डोंट्स वाली चीजें हम लोग बोल रहे हैं। तो पहला, इट इज नेसेसरी टू हैंडल द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री विद वेरी केयरफुली। वेरी केयरफुली मतलब क्या, अब पेपर था मालूम पड़ा उसको ऐसे उठा लिया, अरे चूरा हो गया, वो कितने साल पुराना वाला था, तो केयर के साथ उसको टर्न करना पड़ता है, मशीन्स लगानी पड़ती हैं। इट शुड बी आर्काइव प्रॉपरली, उसको आर्काइव मतलब एक जगह अच्छे से रख दो, क्योंकि अगर वो रेयर है तो कोई भी उसको समझा ऐसा म्यूजियम में रखा था आर्काइव में दिखाने के लिए, लोग उठा के फेंक दिया, ऐसे कुछ बच्चे थे या कुछ कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको आर्काइव बहुत अच्छे से स्टोर करके अच्छे से रखो। कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर डस्ट एयर एंड टू प्रिजर्व द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री प्रॉपरली। तो उसको हम लोग देखो ग्लास के अंदर रखते हैं ताकि एयर मॉइस्चर सबसे वो गैसेस से दूर रहे। तो 3 पॉइंट हो गया हमारे, आर्काइव अच्छे से करो उस चीज को, फिर उसके बाद क्या करो, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, और उसके पहले बोला था बहुत हैंडल करना चाहिए विथ अटर, बोलते हैं ना, केयर। दूसरा आर्काइव करो, थर्ड उसको एयर मॉइस्चर ये सबसे दूर रखो। फोर्थ, प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग डस्टी एंड फ्रेजाइल सब्जेक्ट्स या सोर्सेज। फ्रेजाइल जो मतलब फट से डैमेज हो सकती है, ऐसे को ध्यान रखते हो, ये तो केयर रखना है, इनको और ज्यादा केयर रखना है। जो एकदम फ्रेजाइल है, जो हमेशा टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, ऐसे को और अच्छे से हैंडल करना है। ऑल्सो प्रिजर्वेशन कैन बी मेड बाय डिजिटलाइजिंग। डिजिटलाइजिंग जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप सारी चीज़ों को कंप्यूटर पे लाए थे, ताकि अगर वो समझो जैसे कि हमारे कौटिल्य की बुक जल गई तो पूरा सोर्स ही जल गया हमारा। लेकिन अब क्या होता है, कभी ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाता है तो भी हमारे पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें हेल्प करते हैं। इट मीन्स कंप्यूटराइज द इन्फॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेसिबल टू द पीपल इन फ्यूचर टू। तो ये से फ्यूचर वाले को मिलेगा। साथ ही साथ जो आज पढ़ना चाहते हैं जाके ओरिजिनल बुक थोड़ी उठाएंगे, अभी कंप्यूटर से पढ़ाई कर लो अपना चुप मार के। फ्रिक्वेंट रिनोवेशन शुड हैपन इन द प्लेसेस लाइब्रेरी म्यूजियम आर्काइव। ये तीनों अलग है, लाइब्रेरी किताबें रखता है, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स रखता है, म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स रखता है, वेयर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर प्रिजर्व। उनको रिनोवेट करते रहो, क्योंकि डस्ट गिरता रहता है, उससे भी टाइम का इफेक्ट की वजह से टूटता फूटता रहता है। तो जो जगह पे रखे उसको भी पहले रिनोवेट करते रहो। अवेयरनेस कैंपेन शुड बी कंडक्टेड सो दैट पीपल शुड हैव द नॉलेज अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। और हम जैसे स्कूलों में काम करते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं, सो दैट कि हम लोग जब भी कोई प्लेस है तो लाइन में चलते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का नहीं देखते। तो वो कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट, इसलिए आपके स्कूलों में ऐसा करते हैं। नॉलेज ऑफ साइंस विल हेल्प टू प्रिजर्व द सोर्सेज थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट। अभी कभी कभी क्या होता है, जमीन के अंदर से नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। अब मालूम पड़ा उसको एकदम हम लोग एकदम लेके आए से धर धर धर, अरे साहब मिल गया मिल गया मिल गया, अरे मिल गया, रास्ते में टूट गया। अब उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या किया, पानी से धो दिए उसको, पूरा गहरे कचरा हो जाएगा ऐसा। वो प्रेशराइज वाटर मार दिया कि कचरा निकल जाए। आप लोगों ने यूट्यूब पे दिखा था, प्रेशराइज वाटर मार दिया, टूट गया है मटेरियल। फिर उसको साफ करने के लिए हमने उसको सोप से धोया था, गड़बड़ हो गई ना। इसलिए साइंस के बंदे लगेंगे जो जानते हैं कि उसको अगर हल्का चीज मतलब कोई भी चीज फ्रजाइल है तो उसको कैसे एकदम अच्छे से लाना है, उसको कैसे साफ करना है, तो केमिकल्स कौन से लगाने, तो साइंस का वाला बंदा लगेगा। मीटिंग एंड सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। तो ये मीटिंग सब गवर्नमेंट वाले करते रहते हैं, तो आप लोग करते हैं। वॉलंटियरिंग टू प्रिजर्व द सोर्सेज शुड बी इंकरेज। और वैसे लोग मीटिंग करने के बाद अवेयरनेस किया, अब जो लोग इंकरेज रहे कि सर हम भी पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे राम सेतु मूवी देख के कुछ लोग इंस्पायर्ड हो गए कि हम भी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो वैसे लोग को मौका दो।
व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, तो क्या क्या हम लोग को उनके थ्रू फायदे मिलते हैं दोस्तों। वी कैन प्रिजर्व आवर हेरिटेज, मतलब उसको बचा के रख सकते हैं, हेरिटेज कल्चर और ट्रेडिशन दोनों को, टू मेक एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो हम लोग पहले ही बोले फ्यूचर की जनरेशन के लिए, टू प्रमोट द हेरिटेज ऑफ आवर लैंड सिस्टमैटिकली। अब भले रहे ये वर्ल्ड के लिए हेरिटेज है, लेकिन ये पहले बिलोंग तो हमारे लैंड को करता था ना, तो उसको तो भैया पहले कुछ भी रहे, सब लोग बोल रहे वर्ल्ड है, लेकिन कल को आके वही हम लोग पर राज करके जाते हैं। तो हमारे लैंड का जो हेरिटेज है उसको सिस्टमैटिकली कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उनके नॉलेज को यूज करके ही, तो ये फायदा होता है हमको। विल क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ पास्ट। अब जब ये सब प्रिजर्व कर लिए और उनका नॉलेज भी यूज करके और ज़्यादा कंजर्व भी कर लिए, तो अब जो बचा हुआ चीज़ें उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, तो अवेयरनेस क्रिएट होगी अबाउट पास्ट। स्टिल स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी डिस्कवर मोर अबाउट द पास्ट कल्चर, तो यही मैंने पहले ही बोला था। तो ये सब जब हम लोग करते हैं, जब हेरिटेज साइट का, तो हमको होता है क्यूरियोसिटी, अरे यार क्या था, क्या ऐसा ताजमहल में कि अर्थक्वेक में टिक जाता है, फिर ऐसे वो लोग कौन थे यार जिनके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने कि भाई तुम ऐसा ताजमहल वापस मत बनाना, और वो लोग ऐसे बहुत सारे सोर्सेस के बारे में हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहेंगे यार, कैसे दिखते थे, उनके बारे में क्या बातें और जानते हैं, उनका कैसा लेटर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, तो क्यूरियोसिटी पास्ट के बारे में। लेकिन फ्यूचर के लिए भी हेल्प करता है कि फ्यूचर को देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइंटिफिक एजुकेशन कल्चर एस्पेक्ट ऑफ दी हेरिटेज प्रोजेक्ट, तो वही जो यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जो हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वही तीनों वहीं पे लिख देना लास्ट में। विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इन दी कल्चरल टूरिज्म, तो ये सब सारी चीज़ें, देखो इंडिया इतनी रिच है, देखो योगा के लिए कितने सारे लोग इंडिया में आते हैं, कल्चरल चीज़ें देखने के लिए, हमारे ताजमहल में हमारे, फिर इस तरह से इंडिया के CST मतलब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को देखने कितने सारे लोग आते हैं, इस तरह से महाबलीपुरम जो साउथ का हमारा देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, अभी वो पहला हो चुका है सोचो। तो कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट भी करता है। इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द क्रिटिकल व्यू ऑफ आवर हिस्ट्री। क्रिटिकल व्यू मतलब क्या, ये सब सारी चीज़ें देख के अगर कोई फेक रहा है कोई चीज़ को, या कोई सच बता रहा है, तो हम पता कर पाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन फेक, क्योंकि हमारे सामने है ना वो चीज़, तुरंत जाके चेक कर लूंगा आर्काइव म्यूजियम में से, तो क्रिटिकल व्यू हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या पता चल जाता है। will generate hence the interest to develop cultural thought and traditions which our ancestor dealt with। तो देखो यही सब बात है ना, सब लोग को अपना अपना कल्चर प्रमोट करने का प्राइड एक फील करते हैं, जब ये प्राइड जागती है तो अपने कल्चर को बचाने की प्रमोट करने की एक लालच जागती है, और एक बोलते हैं मोटिवेशन भी आती है, वो करते हैं हम लोग जब हम लोग पास्ट के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, कुछ ना कुछ अगर कमियां रह गई हैं तो मुझे जरूर बताएगा, उसे मैं वापस से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।